हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन का सेकेंड लेक्चर और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्लेक्शन, द्विअपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्लेक्शन। तो ये डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है? होता ये है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एंटर करती है, अर्धवित प्रकाश की किरण जो है प्रवेश करती है, तो वो एंटर करते ही क्या होता है कि दो अलग अलग रे में स्प्लिट हो जाती है, यानी दो किरणों में टूट जाती है। वैसे तो जब कोई रे किसी क्रिस्टल में जाती है तो क्या होता है, वो अपने पास से डेविएट हो जाती है, जिसे हम लोग अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ जब रिफ्रैक्शन होता है तो एक रे दो रे में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद दो किरणें हो जाती हैं। इनमें से एक रे ऐसी होती है जो अपवर्तन के नियम हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको पूरी तरीके से फॉलो करती है, उसके पूर्णतया नियमों का पालन करती है। इसे हम लोग कहते हैं साधारण किरण। साधारण किरण इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे वो होती है जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पूरी तरह से फॉलो करती है, यानी अपवर्तन के नियमों का पूर्णतया पालन करती है। ठीक। इस रे में वेक्टर्स के जो वाइब्रेशन होते हैं वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये वो रे होती है, ठीक है, जिसमें वेक्टर्स जो होते हैं, वैद्युत वेक्टर्स, ठीक है, इनके वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन तल, जिस तल में आपतित किरण है उस तल के लंबवत हो रहे होते हैं। जबकि दूसरी किरण ऐसी होती है जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती, ठीक, रिफ्रैक्शंस के लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक। शॉर्ट में ऑर्डिनरी रे को ओ रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ई रे बोलते हैं। ठीक। तो ये जो ई रे होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण, ठीक है, इसमें वेक्टर्स के जो वाइब्रेशन होते हैं ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो दो अपवर्तित किरणें बनती हैं वो दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, समतल ध्रुवित होती हैं, लेकिन एक दूसरे के लंबवत तलों में ध्रुवित होती हैं। एक में वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में हो रहे होंगे, दूसरे में वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यहाँ फिगर में मैं दिखाऊं आपको, तो आप मान लीजिए कि ये कोई एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, इस पर कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो आके गिरती है। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इस पर आकर पड़ती है। अब जब ये रे क्रिस्टल में एंटर करेगी तो ये दो रे में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। एक रे ऐसी जिसमें वाइब्रेशन जो होते हैं, ठीक है, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यहाँ प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस को हिंदी बोलते हैं आपतन तल। आपतन तल का मतलब होता है जिस तल में आपतित किरण है। तो इंसिडेंट रे यहाँ जो आपने बनाई है ऐसे, ये बोर्ड के प्लेन में बनाई है, तो ये बोर्ड का तल है, ये हो जाएगा आपतन तल। तो एक रे ऐसी होती है जिसमें वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही हो रहे होते हैं, आपतन तल में ही हो रहे होते हैं। तो जैसे ये रे है, इसमें देखिए वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो बोर्ड के प्लेन में ही हो रहे हैं। वो रे जिसमें ऑसिलेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही होते हैं वो कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण। ठीक। क्योंकि ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक। और एक दूसरी रे होती है जिसमें वाइब्रेशन जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन है, जिसमें इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण है, और वो कौन है, बोर्ड का तल। तो देखिए इसमें वाइब्रेशन, मैंने डॉट दिखा दी, डॉट कर लो, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, बोर्ड के तल के लंबवत हो रहे हैं। ठीक। तो एक रे ये क्रिस्टल से बाहर आती है, एक रे ये क्रिस्टल से बाहर आती है। ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ये है ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में वाइब्रेशन बोर्ड के प्लेन के पैरेलल होते हैं। बोर्ड के प्लेन मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल, इसमें प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर। ठीक। तो इस तरह से क्रिस्टल से जो दो रे बाहर आती हैं, ये दोनों ही रे जो हैं प्लेन पोलराइज होती हैं, समतल ध्रुवित होती हैं, एक दूसरे के लंबवत तलों में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में। एक में वाइब्रेशन ऐसे ऐसे, दूसरे में ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक रे को किसी तरीके से रोक दें, उसके आगे यहाँ क्रिस्टल के आगे यहाँ पर जैसे इस रे के पास में से दफ्ती का टुकड़ा लगा दें, या किसी भी तरीके से एक रे को क्रिस्टल से निकलने से रोक दें अगर, तो दूसरी रे जो क्रिस्टल से बाहर आएगी इसको रोक दें तो ये बाहर आएगी। कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड है। इसको रोक दें तो ये बाहर आती है, इसको रोक दें तो ये बाहर आएगी। मतलब किसी एक को रोक दीजिए
तो दूसरी जो क्रिस्टल से बाहर आ रही है वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। तो ये कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन विधि द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक, तो कहते हैं जब कोई अद्वितीय प्रकाश की किरण कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स पे गिरती है, जैसे कैलासाइट क्रिस्टल हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, टूरमैलिन क्रिस्टल हुआ। ठीक, तो इन क्रिस्टल्स की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें एंटर करते ही एक रे दो रे में स्प्लिट हो जाती है, और ये दोनों ही रे जो होती हैं एक दूसरे के लंबवत तलों में परपेंडिकुलर प्लेन में प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, समतल ध्रुवित होती हैं। एक में वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल और दूसरे में प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं, आपतन तल के समांतर कंपन और आपतन तल के लंबवत कंपन। जिसमें समांतर कंपन हो रहे हैं ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसे हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे बोलते हैं, हिंदी में असाधारण किरण कहते हैं, ई रे। दूसरे में वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रे, साधारण किरण बोलते हैं। ठीक, दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में ध्रुवित होती हैं, इनमें से किसी एक को रोक दे और दूसरे को क्रिस्टल से बाहर जाने दे। ठीक, तो इस तरह से क्रिस्टल से बाहर आने वाला प्रकाश जो होता है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, प्लेन पोलराइज्ड होता है। तो ये कहलाती है द्वि अपवर्तन विधि, और ऐसे क्रिस्टल जो है वो द्वि अपवर्तक क्रिस्टल का डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक, समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म या इसी को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन। सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन मतलब कि कुछ डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो दो अपवर्तित किरणें होती हैं, रे दो में स्प्लिट हुई, इन दो में से एक को क्या कर लेते हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, बाहर जाने देते हैं। यानी अभी हमने बताया था कि एक को हमें कुछ किसी विशेष विधि द्वारा रोकना पड़ता है, पर कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं रोकना पड़ता, वो उनमें से एक रे को खुद ही अपने अंदर रोक लेते हैं और दूसरे को बाहर जाने देते हैं। तो इनमें जो सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन होता है, ये जो सिलेक्शन कर लेते हैं कि भाई इसको रोक लेंगे, इसको जाने देंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन, वर्णनात्मक चयन। और ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, ये गुण जो होता है दो में से एक को चुन लेना। ठीक, चुनने को हम लोग बहुत शुद्ध हिंदी में वर्ण करना कहते हैं, तो इसे बोलते हैं द्विवर्णता। द्विवर्णता मैंने दो में एक का वर्ण कर लेना है, चुन लेना। ठीक, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं डाइक्रोइज्म। ठीक, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डाइक्रोइज्म, ठीक, द्विवर्णता विधि द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो मैंने बताया कुछ डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो दो रिफ्रैक्टेड रे बनी है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक, इनमें से एक को, किसको, जिसके वाइब्रेशन इनकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो रहे होते हैं। ऐसे क्रिस्टल में एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है और जो दो रे बनी उनमें से जिस रे में वाइब्रेशन इनकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो रहे होते हैं उसको ये अपने से गुजरने देते हैं, और जिसमें वाइब्रेशन इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहे हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये दो में से एक रे को चुन लेने का जो गुण होता है इसे द्विवर्णता कहते हैं, डाइक्रोइज्म बोलते हैं। ठीक, और ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, ये द्विवर्णक क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसमें, जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, और ये एक जो द्विवर्णक क्रिस्टल, डाइक्रोइज्म क्रिस्टल जो है, ठीक है, उसकी हमने एक प्लेट ली है, मोटी प्लेट। अब एक प्लेट में कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये जो डॉट हम बना रहे हैं ये उन क्रिस्टल की, आप समझ लीजिए, ऑप्टिकल एक्सिस है, उनकी प्रकाशिक अक्ष है। डॉट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो क्रिस्टल रेंज है उनकी एक्सिस ऐसे होगी, यूं। ठीक, ये डॉट्स जो है इसके अंदर अरेंज क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो क्रिस्टल अरेंज है उनकी ऑप्टिकल एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के तल के लंबवत है, और इस पर अब एक अध्रुवित प्रकाश की किरण गिरती है। जब ये अध्रुवित प्रकाश की किरण गिरेगी इस पर, अनपोलराइज्ड लाइट इस पर गिरेगी, ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही इसमें इंटर करेगी दो रे में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक, और जो दो रे में यहाँ स्प्लिट होती हैं, इन दोनों में दोनों रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में पोलराइज होती हैं। मतलब एक रे ऐसी होगी जिसमें वाइब्रेशन ऐसे हो रहे होंगे बोर्ड के प्लेन के पैरेलल,
और एक रे ऐसी होगी जिसमें वाइब्रेशन जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहे होंगे। ये डॉट बना दी मैंने यहाँ पर। तो इसमें अगर देखें तो मैंने दिखाया है कि ये रे इसमें इंटर करी, दो रे में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। अब ये दो रे सर ये तो एक ही रे है, हम दिखा रहे हैं कि एक ऐसे है, दूसरी उसके ऊपर होगी इस तरीके से, ऐसे एक ये दूसरी ये उसके ऊपर। ठीक, एक में वाइब्रेशन मैं दिखा रहा हूँ एरो से ऐसे ऐसे हो रहे हैं और दूसरे वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि इस प्लेट के अंदर जितने क्रिस्टल है सबकी ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, तो जो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं जिसको हमने लाल डॉट से दिखाया हुआ है, ठीक, वो रे तो ऐसे ही बाहर निकल जाती है। और जिसमें वाइब्रेशन देखिए क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है और जिसमें वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उसका ये प्लेट क्या करने लगती है, एब्जॉर्बेशन करने लगती है। तो देखिए मैं धीरे धीरे इन वेक्टर्स के एम्पलीट्यूड को छोटा होता दिखा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट को पार करते करते इस रे का जिसमें वाइब्रेशन क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगी। और एक मोटी प्लेट जो होती है, ठीक है, इसको पार करते करते तक वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ से जो रे बाहर आती है, ये रे जो बाहर आ रही है, इसमें वाइब्रेशन जो होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं। डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, इस क्रिस्टल की, इस प्लेट में जो क्रिस्टल रेंज है उनकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे लंबवत थी। तो इसी डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन है जिस रे में, वो रे बाहर निकल जाती है। और जिस रे में वाइब्रेशन ऐसे ऐसे थे, वो क्रिस्टल को पार करते करते कंप्लीटली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, इस तरह से क्रिस्टल से जो लाइट बाहर आ रही है वो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट है। तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन बाई डाइक्रोइज्म। ये डाइक्रोइज्म जो होता है, द्विवर्णता जो होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त करने की एक कॉमर्शियल मेथड होता है, पोलराइड फिल्म, उसमें भी यूज़ में आता है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आपकी समझ में आ गया कि कुछ डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसमें जब कोई अनपोलराइज लाइट गिरती है, तो आप जानते हैं डबल रिफ्रैक्टिंग है तो दो रिफ्रैक्टेड रे उसमें बन जाएंगी, दोनों में वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो उनमें तो ये क्रिस्टल क्या करते हैं, इनमें से एक रे जिनके वाइब्रेशन इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो ये दिखाया मैंने एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की प्लेट, और इसमें बहुत सारे क्रिस्टल हैं जिनकी एक्सिस ऐसे है। ये अनपोलराइज लाइट इसमें इंटर करी, दो रे में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। दो रे नहीं दिखा रही क्योंकि समझिए ऐसे, एक रे ये है, एक रे उसके ऊपर ऐसे है, तो सामने से देखने पर आपको एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन उनके वाइब्रेशन मैंने दिखाए हैं। एक में वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, एक में वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं। चूँकि इस क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे ही है, तो जिसमें वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, वो वैसे ही बाहर निकल आई। लेकिन जिसमें वाइब्रेशन ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है और इसमें वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखिए उन वेक्टर्स के एम्पलीट्यूड, उनका जो आयाम है धीरे धीरे घटता दिखा रहे हैं। एम्पलीट्यूड घटने का मतलब है आयाम घटने का मतलब तीव्रता घटती जा रही है, और इस मोटी प्लेट को पार करते करते इंटेंसिटी उनकी जीरो हो गई, यानी वो बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं आ पाए। तो एक रे इसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जिसमें वाइब्रेशन क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर थे, और जिसमें कंपन क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष के समांतर थे, ये क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष ऐसे, और जिसमें वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे हैं, वो जो है वो बिना किसी लॉस के या बहुत हल्के से लॉस से बाहर आ जाती है। इस तरह से क्रिस्टल से जो लाइट बाहर आती है वो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज होती है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका हो गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाई डाइक्रोइज्म। ठीक है, तो समझ लिया आप लोगों ने इसको। नोट तो मैंने कुछ किया नहीं है, समझ लेना है आपको, फिर नोट से इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब कि पोलराइड क्या होती है, पोलराइड फिल्म क्या होती है। पोलराइड फिल्म जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट गेन करने का एक कॉमर्शियल मेथड होता है। हम उस मेथड को कॉमर्शियल मेथड कहते हैं जिसमें जो कॉस्ट है वो कम आए। ठीक, तो प्लेन पोलराइज लाइट गेन करने की, ठीक है, ये एक चीप और कॉमर्शियल मेथड है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि नाइट्रोसेल्यूलोज की एक थैली होती है, यानी आप कह सकते हैं दो मेम्ब्रेन्स झिल्ली ऐसी होती हैं। ठीक, और उनके बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड हर्पेथाइट के क्रिस्टल्स
किसकी थैली होती है? नाइट्रोसेल्यूलोज की थैली होती है और इसके भीतर ऑर्गेनिक कंपाउंड हर्पेथाइट के क्रिस्टल्स जो कि हाईली डाइक्रोइज्म होते हैं, यानी तीव्र द्विवर्णक क्रिस्टल होते हैं, इनमें द्विवर्णता गुण बहुत अधिक होता है। ठीक, इनको इस तरीके से अरेंज करते हैं इस थैली के अंदर कि इनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक, पैरेलल रहनी चाहिए का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान लीजिए थैली है, इसके अंदर अगर एक क्रिस्टल आपने ऐसे लगाया, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, दूसरा क्रिस्टल ये लगाया, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, फिर तीसरा क्रिस्टल ये अरेंज किया, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक, ये ऐसे, तो इन क्रिस्टल्स की जो ऑप्टिकल एक्सिस है ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, जिसको यहाँ पोलराइड फिल्म में हम लोग केवल लाइन से ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो लाइन्स हम बनाते हैं पैरेलल लाइन, ये इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर जो क्रिस्टल अरेंज है ये सबकी प्रकाशिक अक्षें हैं और एक क्रिस्टल की तो हम ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। अब सारे क्रिस्टल ऐसे अरेंज किए गए कि सबकी जो प्रकाशिक अक्ष है एक दूसरे के समांतर है। तो ये जो डायरेक्शन होती है इसे हम पोलराइड फिल्म की पोलराइजिंग डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजिंग डायरेक्शन, ध्रुवण दिशा इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इस पूरे पोलराइड फिल्म की एक ध्रुवण दिशा बन जाती है। ठीक, तो ये जो पोलराइड फिल्म बनती है, ठीक है, इस पर अगर आप कोई अनपोलराइज लाइट डालते हैं तो आप जानते हैं क्या होगा। एक क्रिस्टल में जो होता था, ठीक, कि क्रिस्टल से जैसे ही लाइट एंटर करेगी 2 रे में स्प्लिट हो जाएगी, फिर उसमें से वो रे जिसके वाइब्रेशन इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो बाहर आते हैं। अब यहाँ कई क्रिस्टल को अरेंज करके पूरी एक फिल्म बना दी गई। अब इस फिल्म पर जब अनपोलराइज लाइट गिरेगी तो वही होगा, ठीक है, कि 2 रे में स्प्लिट हो जाएगी मान लीजिए। ठीक, फिर वो रे जिसमें वाइब्रेशन इसकी जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है, पोलराइजिंग डायरेक्शन का मतलब सभी क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस वाली डायरेक्शन, तो इस पोलराइड फिल्म की जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के जो पैरेलल वाइब्रेशन हैं वो इससे बाहर आते हैं। तो कैसे वाइब्रेशन बाहर आ रहे हैं? वो वाइब्रेशन बाहर आ रहे हैं जो इस पोलराइड फिल्म की पोलराइजिंग डायरेक्शन, इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर है। ठीक, तो जो ध्रुवण दिशा समांतर यानी एक ही दिशा में हो रहे हैं, एक ही दिशा में हो रहे हैं, तो इस तरह से अनपोलराइज लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होती है पोलराइड फिल्म। ठीक, इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस खाली फिगर बना के उसमें समझना ही है हम लोगों को। ठीक है, और बाकी आपको नोट से याद कर लेना है। तो पोलराइड फिल्म ये एक फिल्म होती है, ठीक है, जिसकी कास्ट बहुत कम आती है और इससे हम लोग काफ़ी अधिक लाइट जो है वो एक साथ प्लेन पोलराइज कर सकते हैं। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त करने की कॉमर्शियल मेथड कहलाता है। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की एक थैली होती है, इसके भीतर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड हर्पेथाइट के क्रिस्टल्स जो को हाईली डाइक्रोइज्म होते हैं, ठीक है, हाईली डाइक्रोइज्म माने तीव्र द्विवर्णक होते हैं। ठीक, इनके क्रिस्टल्स इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनकी ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रहे। ठीक, ऐसे क्रॉस्ड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, क्रॉस्ड यानी क्रासित नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्रॉस्ड होंगी तो क्या होगा, अगर एक की एक्सिस ऐसे है तो इससे वो वाइब्रेशन बाहर आएंगे जो ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, फिर दूसरे की एक्सिस ऐसे है तो ये वाइब्रेशन को तो ये क्या कर देगा, रोक देगा ना, तो फिर कोई लाइट बाहर ही नहीं आ पाएगी। तो क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस क्रॉस्ड नहीं होनी चाहिए, क्रॉस का मतलब एक दूसरे पर लंब नहीं होनी चाहिए, एकदम पैरेलल होनी चाहिए। इससे इस पूरे पोलराइड फिल्म की एक पोलराइजिंग डायरेक्शन बन जाती है। पोलराइजिंग डायरेक्शन का मतलब सभी क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस जिस डायरेक्शन में है, जिसको हमने यहाँ लाइन से दिखाया हुआ है कि ये जो पोलराइड फिल्म है ये इसकी ध्रुवण दिशा है। ठीक, और जब इस पर अनपोलराइज लाइट गिरती है तो इससे जो लाइट बाहर आती है उसमें वेक्टर केवल इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन यानी ध्रुवण दिशा के समांतर ही कंपन कर रहे होते हैं, यानी प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होते हैं। प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन रह गए तो इसका मतलब ये एक प्लेन पोलराइज लाइट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पोलराइड फिल्म की पोलराइड फिल्म क्या होती है। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग अब कि मेलस का नियम क्या है। लॉ ऑफ मेलस। मेलस का नियम ये कहता है कि जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट जो किसी पोलराइजर से बाहर आई है, पोलराइजर क्या होते हैं, जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदल देते हैं। जैसे भी पोलराइड फिल्म थी, उस पर अनपोलराइज लाइट डालो तो जो बाहर आएगा वो प्लेन पोलराइज्ड होगा। तो किसी पोलराइजर से निकलने वाली लाइट जब किसी एनालाइजर पर गिरती है, पोलराइड फिल्म जो होती है इसका यूज हम लोग पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के रूप में कर सकते हैं। सॉरी। तो इसका उपयोग हम लोग पोलराइजर यानी एक लाइट को पोलराइज करने के लिए भी कर सकते हैं, और एनालाइजर माने जो एनालिसिस करेगा कि जो लाइट आ रही है ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है या पार्शियल पोलराइज्ड है, कैसी लाइट है, क्योंकि लाइट के वेक्टर्स तो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक,
तो हम कैसे जानेंगे कि लाइट प्लेन पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, कैसी है? तो इसके लिए भी हम लोग पोलराइज्ड फिल्म का यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा कैसे करते हैं हम लोग। तो पोलराइज्ड फिल्म जो होती है ये पोलराइजर यानी एक ध्रुवक की तरह भी काम करती है और एनालाइजर यानी एक विश्लेषक की तरह भी काम करती है। ठीक, तो जब किसी पोलराइजर से यानी ध्रुवक से निकलने वाली, अब ध्रुवक से कैसी लाइट निकलेगी? प्लेन पोलराइज्ड, ये किसी एनालाइजर पर गिरती है। ठीक, तो एनालाइजर जो होता है यानी विश्लेषक जो होता है, उससे निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश जो विश्लेषक पर गिरा है उसकी तीव्रता के कॉस स्क्वायर थीटा गुने से चेंज हो जाती है। कॉस स्क्वायर थीटा गुने से चेंज हो जाती है, जहां थीटा क्या है? थीटा जो है वो पोलराइजर और एनालाइजर की पोलराइजिंग डायरेक्शन के बीच का एंगल है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक पोलराइज्ड फिल्म है, ये उसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन है। अब इस पर आपने अनपोलराइज्ड लाइट डाली, तो इससे जो लाइट बाहर आएगी वो प्लेन पोलराइज्ड होगी और उसमें वाइब्रेशन जो होंगे वो इस पोलराइज्ड फिल्म की पोलराइजिंग डायरेक्शन के पैरेलल हो रहे होंगे। अब ये जो लाइट है ये आगे एक दूसरी पोलराइज्ड फिल्म पर गिरती है। अब इसके आगे जो लगाया इसको हम लोग कहते हैं विश्लेषक। ध्रुव क्या कहते हैं? विश्लेषक यानी जो एनालाइजर है, ये एनालाइज करने के लिए लगाया गया कि इससे आने वाली लाइट जो है, इससे आने वाली लाइट जो है ये कैसी है, ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। और इसकी जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है वो मान लीजिए ऐसी है। तो आप जानते हैं इससे जो लाइट बाहर आएगी उसमें वाइब्रेशन केवल इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन के पैरेलल होंगे, यानी इससे जो बाहर आएगी लाइट, किसी भी पोलराइज्ड फिल्म से जो लाइट बाहर आती है उसमें वाइब्रेशन सिर्फ उसकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल रह जाते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो पोलराइजर है और ये जो एनालाइजर है, तो एनालाइजर की जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है वो तो ये है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं, और जो पोलराइजर है इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन ये है। यहीं पर इसको भी बना दें, इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन को। तो दोनों की जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। मेलस का नियम ये कहता है कि अगर किसी एनालाइजर पर गिरने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर मान लेते हैं I0 है और पोलराइजर और एनालाइजर की पोलराइजिंग डायरेक्शन में ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण थीटा है, तो इससे जो लाइट बाहर आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी है कितनी होगी? तो वो कहते हैं कि इमर्जेंट लाइट, एनालाइजर से इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के कॉस स्क्वायर थीटा गुने से चेंज हो जाती है। यानी निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता इस पर कितनी है? I0, और वो इसके कॉस स्क्वायर थीटा गुने से वेरी कर जाएगी। तो अगर किसी पोलराइज्ड फिल्म पर, ये जो एनालाइजर ये भी तो पोलराइज्ड फिल्म है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी पोलराइज्ड फिल्म पर I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है तो उससे जो प्रकाश बाहर आएगा उसकी तीव्रता जो होगी वो I0 कॉस स्क्वायर थीटा होगी, जहां थीटा जो है ये इस पोलराइज्ड फिल्म पर गिरने वाले वेक्टर्स और इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस पोलराइज्ड फिल्म की जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तो ये वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक, तो थीटा यहां पर पोलराइजर और एनालाइजर की ध्रुवण दिशाओं के बीच का भी कोण है, साथ ही साथ ये एनालाइजर पर गिरने वाले वेक्टर्स, वेक्टर इसी डायरेक्शन में तो हैं, और इसकी ध्रुवण दिशा के बीच का भी कोण है। ठीक, तो खैर मेलस का नियम हम लोग क्या कहेंगे? मेलस का नियम ये कहता है कि जब किसी ध्रुवक से निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो उस विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है उस विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के कॉस स्क्वायर थीटा गुने से परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर निर्गत तीव्रता निकालनी तो आपतित प्रकाश की तीव्रता में कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, जहां थीटा क्या है? थीटा जो है वो ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो पोलराइजर यानी ध्रुवक की ध्रुवण दिशा है उसी दिशा में इस पर गिरने वाले वेक्टर भी कंपन कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब
इसको हटा दें और हम ये भी सिर्फ कह सकते हैं कि जब किसी पोलराइड पर एक समतल ध्रुवित प्रकाश गिरता है जिसकी तीव्रता I0 है और उसके जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में तो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उसके वेक्टर्स अगर इस पोलराइड फिल्म की ध्रुवण दिशा के साथ थीटा कोण बना रहे हैं तो इस पोलराइड फिल्म से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा होती है। इसे हम लोग बोलते हैं मेलस का नियम। अब इसको अगर प्रूव करना है तो चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको। मान लीजिए ये जो पोलराइड फिल्म है जिसे हम लोग विश्लेषक कह रहे हैं, ये उसकी ध्रुवण दिशा है, पोलराइजिंग डायरेक्शन है, और इस पर जो वेक्टर गिर रहा है, इस पर जो लाइट गिर रही है, ठीक है, उसके वेक्टर अगर इसी तरह से फिगर बना दें बिल्कुल, तो इस पोलराइड फिल्म की ये पोलराइजिंग डायरेक्शन है और इस पर जो वेक्टर गिर रहा है, ठीक है, यानी जो इंसिडेंट लाइट है उसके वेक्टर्स, चलिए इंसिडेंट लाइट के आपतित प्रकाश के वेक्टर का एम्पलीट्यूड हमने ए मान लिया और ये वेक्टर इस ध्रुवण दिशा के साथ कितना कोण बना रहे हैं, थीटा। रूल ये है कि किसी पोलराइड फिल्म से वही वाइब्रेशन बाहर आते हैं जो इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन यानी ध्रुवण दिशा के समांतर हो। तो क्या ये कंपन इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर है? नहीं है। तो क्या होगा सर, ये बाहर नहीं आएगा। नहीं, ये बाहर आएगा, लेकिन इसका ये पूरा बाहर नहीं आएगा, इसका वो कंपोनेंट बाहर आएगा, वो घटक बाहर आएगा जो इसकी ध्रुवण दिशा के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक, तो इसका आप जानते हैं ये वेक्टर है, इसका इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, इसके हेड पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर डालो और फिर टेल पॉइंट इधर की ओर एरो खींच दो। किसी वेक्टर के कंपोनेंट करना तो आपने सीखा ही है। तो ये हो गया, इसको अगर हम ए डैश माने, ठीक, इसका ध्रुवण दिशा के अलोंग कंपोनेंट, ध्रुवण दिशा की दिशा में घटक ए डैश, तो आप जानते हैं कि ए डैश बराबर होगा ए कॉस थीटा के। तो इस पोलराइड से जो लाइट बाहर आएगी उसमें वेक्टर ये होंगे, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होंगे। तो अगर कोई वेक्टर पोलराइड की ध्रुवण दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो वो पूरा वैसे बाहर नहीं आता, बल्कि उसका वो घटक बाहर आएगा जो इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर होगा। और यहाँ ए का इस दिशा में घटक जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा। तो अगर हम आपसे बात करें कि इस पोलराइड फिल्म से जो लाइट बाहर आ रही है उसमें वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस पर जो लाइट गिर रही थी उसके एम्पलीट्यूड ए था, बाहर आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड ए डैश होगा। तो बाहर आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होगी आई, ये प्रोपोर्शनल होगी ए डैश स्क्वायर के। आप जानते हैं किसी भी लाइट की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इंटरफेरेंस में पढ़ाया था। तो यहाँ भी निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत वेक्टर का जो आयाम है ए डैश उसके प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का साइन बनाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया के ए डैश स्क्वायर। अब ए डैश की वैल्यू अगर ए कॉस थीटा यहाँ रख दें तो आई इक्वल टू आ जाएगा के, और ए कॉस थीटा रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचिए के ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर के ए डैश स्क्वायर इस पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता थी, क्योंकि ए डैश निर्गत वेक्टर का आयाम है, तो ए तो इस पोलराइड फिल्म पर आपतित वेक्टर का आयाम आपने माना है, तो फिर के ए स्क्वायर इस पोलराइड फिल्म पर आपतित प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी, जो कि हमने क्या माना हुआ आई नॉट। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेलस का नियम जो है वो आपका प्रूफ हो गया कि इस पोलराइड फिल्म से इमर्जेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है यानी निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी थी उसका कॉस स्क्वायर थीटा गुना हो गई, जहां थीटा इस पर गिरने वाले प्रकाश के वेक्टर्स और इसकी ध्रुवण दिशा के बीच का कोण है। समझ में आ गई बात? ठीक। तो किसी पोलराइड फिल्म पर जब कोई लाइट गिरती है तो उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी उसको निकालने का ये फार्मूला है। अच्छा, मान ली किसी पोलराइड फिल्म पर जो लाइट गिर रही है वो अनपोलराइज लाइट हो, ठीक, प्लेन पोलराइज लाइट गिरेगी तो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होंगे, लेकिन अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो मान ली सामने जो पोलराइड फिल्म है उसकी ध्रुवण दिशा ये है, पर इस पर जो लाइट गिर रही है उसमें वेक्टर ऐसे भी वाइब्रेट हो रहे हैं, जो वेक्टर ऐसे ही वाइब्रेट हो रहे होंगे वो पूरे सेम एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जो ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे किसी एंगल पर उनका वो घटक बाहर आएगा जो इसके पैरेलल होगा। कोई अगर वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे है बिल्कुल यूं ऐसे परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल कितना हो गया, वेक्टर्स के कंपन और ध्रुवण दिशा के बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो यहाँ थीटा 90 रखोगे तो cos 90 वैल्यू 0, यानी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट गिर रही है तो प्लेन पोलराइज लाइट में हमें पता है कि वेक्टर केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, तो वो डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की वो पोलराइड फिल्म की पोलराइजिंग डायरेक्शन जो ध्रुवण दिशा है उससे कितना कोण बना रही है हम देख सकते हैं, थीटा देख सकते हैं।
तो वो थीटा यहाँ रख देंगे, निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकल आएगी। ठीक, लेकिन अगर अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट में तो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं। ये अगर ध्रुवण दिशा है, लाइट ऐसे आ रही है और अनपोलराइज है, तो कोई वेक्टर ऐसे भी होगा जो 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा, कोई ऐसे 30 का, कोई 60 का, कोई 90 का, सभी एंगल हो जाएंगे इसमें। तब इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? क्योंकि वहाँ थीटा के सारे मान पॉसिबल हैं, तो वहाँ पर थीटा का एक मान तो है नहीं। कोई वेक्टर ध्रुवण दिशा से 0 डिग्री कोण भी बना रहा है, मान लो जैसे ये ध्रुवण दिशा है, पोलराइज फिल्म की ये ध्रुवण दिशा है। अब इस पर अगर अनपोलराइज लाइट गिर रही है तो कोई वेक्टर ऐसे होगा जो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में भी होगा, कोई इससे 10 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, कोई 20 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, कोई 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा होगा। तो सारे एंगल तो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, 20, 60, 90। तो अनपोलराइज लाइट पे तो ढेर सारे वेक्टर्स होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम लोग निर्गत प्रकाश की जब तीव्रता निकालते हैं तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की, क्योंकि थीटा के एक नहीं कई सारे मान हैं, यहाँ पर जो लाइट आ रही है इसमें वेक्टर्स ध्रुवण दिशा से बहुत सारे कोण बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू रख देते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। ये फर्स्ट ईयर में मैंने कई बार आपको बताया है। तो I बराबर I0/2 ये इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी। यानी किसी पोलराइज फिल्म पर अगर आधुनिक प्रकाश गिरता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी की आधी हो जाती है। जैसे अगर 16 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी और ये अनपोलराइज लाइट है तो पोलराइज फिल्म से जो बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी 16 का आधा यानी 8 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है? तो मेलस का फार्मूला जो है ये किसी पोलराइज फिल्म से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक, अभी ये आपको मैंने मेलस का नियम समझाया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक, मेलस का नियम 2 तरीके से ध्यान रखिए। एक तो जो बुक्स में जिस ढंग से लिखा रहता है कि जब किसी पोलराइजर यानी ध्रुवक से निकलने वाली प्लेन पोलराइज लाइट किसी एनालाइजर यानी विश्लेषक पर गिरती है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के कॉस स्क्वायर थीटा गुना से चेंज हो जाती है, जहां थीटा जो है वो पोलराइजर की ध्रुवण दिशा और एनालाइजर की ध्रुवण दिशा के बीच का कोण है। ठीक, और इसको सरल शब्दों में भी याद रख सकते हैं कि जब किसी पोलराइज फिल्म पर कोई समतल ध्रुवित प्रकाश गिरता है तो उस पोलराइज फिल्म से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो पोलराइज फिल्म पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के कॉस स्क्वायर थीटा गुना से चेंज हो जाती है, जहां थीटा आपतित प्रकाश के वेक्टर्स और पोलराइज फिल्म की ध्रुवण दिशा के बीच बनने वाला एंगल होगा। जो लाइट गिर रही है उसके वेक्टर्स ध्रुवण दिशा से जितना एंगल बना रहे होंगे। क्लियर है? और ये भी ध्यान रखिए कि अगर अनपोलराइज लाइट गिर रही है तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू रख देनी है, क्योंकि यहाँ थीटा के सारे मान होंगे। ठीक है, कोई वेक्टर 10 डिग्री कोण बना रहा होगा, कोई 12 का, कोई 13 का, कोई 14 का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 रख देंगे। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमें आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी मिलेगी। यानी जब किसी पोलराइज फिल्म पर अध्रुवित प्रकाश गिरता है, अनपोलराइज लाइट गिरती है, तो इमर्जेंट इंटेंसिटी जो होती है निर्गत तीव्रता आपतित तीव्रता की केवल 50% रह जाती है। आधी का मतलब 50% रह जाती है। समझ में आ गई बात आपको ये अच्छी तरह से? तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पोलराइज फिल्म द्वारा, ठीक है, किसी लाइट का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, उसका डिटेक्शन यानी उसका संसूचन कैसे करते हैं। तो आर्टिकल है डिटेक्शन ऑफ लाइट बाई पोलराइज, पोलराइज फिल्म द्वारा प्रकाश का संसूचन यानी डिटेक्ट करना कि ये दी गई अगर कोई लाइट आ रही है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये अनपोलराइज्ड है या प्लेन पोलराइज्ड है या पार्शियल पोलराइज्ड है, कैसे पता लगेगा? वेक्टर्स हमें दिखाई नहीं देते। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस लाइट को हमें डिटेक्ट करना है, जिसका पता करना है, ठीक है, कैसी है वो लाइट, उसको हम एक पोलराइज फिल्म से गुजारते हैं। तो दिखाया मैंने, ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी I0 है, और इसको पोलराइज फिल्म से गुजार कर सामने एक स्क्रीन पर डालते हैं। ठीक, ये स्क्रीन एक होती है जो एक तरह से लाइट मीटर का काम करती है। ठीक, और फिर इस पोलराइज फिल्म को, ये जो पोलराइज फिल्म है इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन ऐसे होगी, मान लीजिए ऐसे है, तो इस पोलराइज फिल्म को पूरा 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर देते हैं। लाइट इस पर ऐसे गिर रही है और इसको हम पूरा 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर देते हैं। और 360 डिग्री रोटेट करने पर इससे जो गिरने वाली लाइट जो स्क्रीन पर गिर रही है, हम ये देखते हैं कि जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता I जो स्क्रीन पर है, क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कैसा चेंज हो रहा है। ठीक, अगर हम ये पाते हैं कि पर्दे पर, स्क्रीन पर जो लाइट गिर रही है
इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट करने पर भी इस पर्दे पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यानी पहला ऑब्जर्वेशन वाले हमें यह मिला कि आई क्या है, आई इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है, इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जो पर्दे पर जो लाइट गिर रही थी जिस तीव्रता की, पर्दे पर जो चमक थी ना वो बढ़ रही ना घट रही, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसको समझ जाइए कि जो लाइट आ रही है जो पोलराइज्ड फिल्म पर गिर रही है ये अनपोलराइज्ड है। क्यों अनपोलराइज्ड कैसे है? क्योंकि पक्का है कि अगर इसमें वेक्टर्स किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होते तो जब इस पोलराइज्ड फिल्म की हम पोलराइजिंग डायरेक्शन को ऐसे घुमाते हैं यूं, ठीक, तो मान लीजिए वेक्टर ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे तो अभी एंगल 30 था, जब घुमाएंगे तो ये एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक, और एंगल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो आई भी चेंज होना चाहिए, लेकिन आई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलराइज्ड फिल्म की जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है ये घूम कर कैसी भी हो जाए पर इस पर जो लाइट गिर रही है, ठीक, उसके वेक्टर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक। ऐसा कब हो सकता है? जब अनपोलराइज्ड लाइट हो, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट अगर होगी तो उसमें वेक्टर सभी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे, ठीक। इसकी ध्रुवण दिशा ऐसे है तब भी इस पर गिरने वाले प्रकाश में वेक्टर सभी डायरेक्शन में उसके चारों ओर ऐसे होंगे, ये घूम के ऐसे हो जाएगी तब भी चारों ओर ऐसे होंगे, ये ऐसे हो जाएगी तब भी चारों ओर ऐसे होंगे। यानी हमें हर केस में कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ही लेनी है जो कि 1/2 होती है। तो इसकी जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है, ध्रुवण दिशा पोलराइज्ड फिल्म की, ये घूम कर कैसी भी हो जाए, ठीक है, पर इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो प्रकाश गिर रहा है उसके वेक्टर्स की कंडीशन जो है वो ध्रुवण दिशा के लिए चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब वेक्टर सभी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होते, मान लो कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे होते तो ये वाइब्रेशन इस समय पैरेलल है, पूरे पूरे बाहर हो जाते सेम एम्पलीट्यूड में, लेकिन जब इसको हमने से घुमाया तो मान लो अब ये एंगल 30 आ गया, तो 30 आ गए तो पहले थीटा 0 था, अब 30 हो गए तो आई चेंज होता कि नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई चेंज ही नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो लाइट गिर रही वो अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट है तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज ही वैल्यू लेनी है, ठीक, और वो 1/2 होती है। यानी हर केस में इस पर गिरने वाले प्रकाश जो गिरेगा वो बाहर आएगा, उसकी तीव्रता गिरने वाले प्रकाश की आधी होगी। I0 का गिर रहा है पर्दे पर, I0/2 का गिरेगा, ठीक है, चाहे इसकी ध्रुवण दिशा किसी भी तरफ हो जाए, ध्रुवण दिशा कैसी भी हो जाए, इस पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता तो I0/2 ही रहेगी, क्योंकि हमें हर केस में चाहे इसकी ध्रुवण दिशा ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, इस पर जो प्रकाश गिर रहा है इसके वेक्टर चारों ओर ऐसे एक चक्र के रूप में होंगे हर तरफ। तो कॉस स्क्वायर थीटा की हर बार एवरेज वैल्यू लेंगे, हर बार निर्गत तीव्रता I0/2 ही रहेगी, यानी निर्गत तीव्रता में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका समझ जाइए कि गिवन लाइट इज अनपोलराइज्ड, दिया गया प्रकाश अध्रुवित था। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें यह मिलता है कि पर्दे पर कभी पड़ने वाला प्रकाश जो है, ठीक है, वो कभी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा चमकीला हो जाता है स्क्रीन की वो स्पॉट, कभी चमक घट जाती है, यानी इंटेंसिटी इमर्जेंट लाइट की चेंज हो रही, बढ़ घट रही है, ठीक। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पर्दे पर तीव्रता 0 हो गई। अगर बढ़ घट रही है इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइज्ड फिल्म की जो ध्रुवण दिशा है इसके चारों ओर वेक्टर्स यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसे नहीं है। अगर यूनिफॉर्म होते, ठीक, तो निर्गत तीव्रता कभी चेंज नहीं होती, वो I0/2 ही रहती। एक जैसे नहीं है, लेकिन चूंकि 0 नहीं हो रही है इसका मतलब केवल एक डायरेक्शन में भी नहीं है, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में होते, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, तो जब इसको हम घुमाते तो कभी ना कभी तो ये ध्रुवण दिशा इसके परपेंडिकुलर होती ना, पूरा 360 घुमाया है तो कभी ना कभी तो ये ध्रुवण दिशा इसके परपेंडिकुलर हो जाती। परपेंडिकुलर होने पर थीटा 90 हो जाता और निर्गत तीव्रता 0 हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश ऐसा है जो आ रहा है जिसमें वेक्टर सभी डायरेक्शन में भी नहीं है, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होते तो निर्गत तीव्रता चेंज ही नहीं होती, और एक डायरेक्शन में भी नहीं, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में होते तो ध्रुवण दिशा कभी ना कभी उस डायरेक्शन के लंबवत हो गई होती, परपेंडिकुलर हो गई होती, और परपेंडिकुलर हो जाती तो निर्गत तीव्रता 0 हो जानी चाहिए थी। तीव्रता 0 भी नहीं हो रही है, इसका मतलब वेक्टर्स में यूनिफॉर्म वाइब्रेशन नहीं है वेक्टर्स के लाइट में, और सिंगल डायरेक्शन में भी नहीं है, कुछ डायरेक्शन में होंगे कुछ डायरेक्शन में नहीं होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये लाइट कैसी कहलाती, फिर ये पार्शियल पोलराइज्ड है, यानी आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, ठीक। तो अगर पर्दे पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बदले तो लेकिन कभी 0 ना हो तो समझ जाइए प्रकाश आंशिक ध्रुवित है, पार्शियल पोलराइज्ड है। और अगर मान लीजिए हम ये पाते हैं कि पर्दे पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता जो है वो चेंज हो रही है और पूरा 360 अंश घुमाने पर 2 बार हमें सबसे ज़्यादा मिलती है और 2 बार 0 भी हो जाती है, 2 बार कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है, ठीक। तो समझ जाइए कि प्रकाश जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है, क्योंकि मान लीजिए ये वेक्टर्स की डायरेक्शन है और ये ध्रुवण दिशा है, कैप जो है पेन का इसको समझिए ये ऊपर है। तो देखिए इस समय वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल है, तो ये वेक्टर पूरे पूरे आयाम में बाहर चले जाएंगे, इनका एम्पलीट्यूड जरा भी घटेगा नहीं। इस समय पर्दे पर जो लाइट गिरेगी इधर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी,
फिर इसको घुमाना चालू किया, देखिए घुमाते 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 देखिए इस समय परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई तो अब जो ये ऐसे जाएगा इधर जो प्रकाश आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। फिर ये घूमते 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 देखिए फिर पैरेलल हो गई। अच्छा, अब कैप नीचे हो गया, इसका मतलब कितना घूम गए, 180। पैरेलल हो गई तो लाइट मैक्सिमम बाहर जाएगी। फिर ऐसे करते करते देखिए एक बार फिर से परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई, और फिर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा 360 डिग्री का रोटेशन देने पर अगर प्लेन पोलराइज लाइट है, वेक्टर केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, तो पूरा 360 डिग्री का रोटेशन देने पर ध्रुवण दिशा 2 बार वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी, और 2 बार परपेंडिकुलर होगी तो 2 बार कोई लाइट बाहर नहीं आएगी, इमर्जेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर इमर्जेंट इंटेंसिटी 0 आपको दिखाई दे रही है तो समझ जाइए कि जो लाइट है वो कैसी है, वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड है। तो बस केवल आने वाले प्रकाश को पोलराइज्ड फिल्म से गुजारना है, गुजार करके इसको 360 डिग्री रोटेट कर देना है। 360 डिग्री रोटेट करके आप इसको स्क्रीन पर डालिए, पर्दे पर जो प्रकाश गिर रहा है उसकी तीव्रता देखिए, बढ़ रही घट रही है। अगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। चेंज हो रही है लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं हो रही है तो पार्शियल पोलराइज, आंशिक ध्रुवित। और अगर चेंज हो रही है 2 बार 0 भी हो रही है तीव्रता, ठीक, एक रोटेशन के दौरान 2 बार 0 हो जाती है, तो समझ जाइए कि लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है, यानी प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है जो प्रकाश आ रहा है। क्लियर है? इस तरीके से हम पोलराइज्ड फिल्म से दिए गए प्रकाश का संसूचन यानी उसका डिटेक्शन कर लेते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, यूज ऑफ पोलराइड, यानी पोलराइड के उपयोग क्या है। तो पोलराइड के जो यूजेस है, ठीक है, जो इसका जो उपयोग होता है वो ज़्यादातर हमारी आँखों को प्रकाश की, ठीक, लाइट की जो ग्लेयर होती है, जो चौंध होती है, ठीक है, उससे बचाने के लिए करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कोई आँख में शीशा चमका देता है, लोग बोलते हैं शीशा चमका दी, मतलब शीशे पर लाइट गिरती है और लाइट शीशे से टकरा कर जब हमारी आँख में इंटर करती है, ठीक, तो एक आँख में चौंध उत्पन्न होती है। कोई चिकना सरफेस है, कभी कभी स्टील की प्लेटें वगैरह धूप में रखी होती है तो उससे भी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उससे हमारी आँख में चौंध उत्पन्न होती है। होता यह है कि ऑर्डिनरी लाइट आपको पता ही है कि वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, उसमें से वो वेक्टर्स जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट होते हैं वो हमारी आँख में क्या करते हैं, चौंध उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम लोग जो सन ग्लासेस लगाते हैं अच्छी कंपनी वाले, ठीक, कुछ लोग कहते हैं ना कि कंपनी के जो रेबेन वगैरह के चश्मे हैं, क्या बिल्कुल वैसे ही तो लोकल भी मिलते हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो लोकल चश्मे होते हैं उसमें सिर्फ एक कलर्ड ग्लास होता है, रंगीन कांच होता है, जबकि जो ब्रांडेड चश्मे होते हैं उसमें, जो महंगे मिलते हैं, उसमें पोलराइड फिल्म लगी होती है। और पोलराइड फिल्म जो है उसमें जो उसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल होती है। तो जब उस पर लाइट गिरती है, कौन सी लाइट गिर रही है? अनपोलराइज्ड लाइट गिर रही है। तो आप जानते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट गिरेगी तो जब वो ग्लास को पार करेगी आपकी आँख में आएगी तो पोलराइज हो चुकी होगी। पोलराइज हो चुकी होगी, उसमें वाइब्रेशन किधर हो रहे होंगे? उसमें वाइब्रेशन जो कि पोलराइजिंग डायरेक्शन जो ग्लास में लगे कांच की थी वो ऐसे वर्टिकल थी, तो इससे जो लाइट अंदर आएगी उसमें वेक्टर भी वर्टिकल वाइब्रेट हो रहे होंगे। और वर्टिकल वाइब्रेशन जब हमारी आँख में पड़ते हैं तो ये हमारी रेटिना पर कोई चौंध उत्पन्न नहीं करते, कोई ग्लेयर उत्पन्न नहीं करते। तो हमारी आँख में कोई चौंध उत्पन्न नहीं होती है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो भीतर लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी आधी हो गई होगी, तो जितना ग्लास पर गिरता है उसका केवल आधा ही अंदर जाता है। तो गर्मी के दिनों में जब बहुत धूप होती है तब हम लोग सन ग्लासेस का यूज़ करते हैं, ठीक, तो उससे हमारी आंखों में जलन वगैरह भी कम होती है क्योंकि आधी इंटेंसिटी तो लाइट की उसने काट दी, ठीक, केवल आधी इंटेंसिटी अंदर आती है, ठीक। तो हमारी आंखों को भी थोड़ा कूल लगता है, ठीक, और साथ ही साथ हमारी आंखें चौंध से भी बचती हैं। कभी कभी आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा कि जब मैच होता है तो प्लेयर्स होते हैं सन ग्लास लगा के फील्डिंग करते हैं। अभी किसी से कोई कैच अगर छूट जाती तो लोग यहाँ टीवी में देखते हैं, लोग उसको बहुत कोसते हैं, देखो कलाकारी कर रहा है, चश्मा लगा के फील्डिंग कर रहा है, कैच तो छूटेगी। हकीकत है कि उसने वो जो सन ग्लास यूज़ किए हुए हैं वो इसीलिए यूज़ किया कि मान लीजिए, ठीक है, कि कोई कैच अगर आ रही, सामने सूरज है तो उसकी ओर देखने पर कुछ देर के लिए आंखों में चौंध उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो कैच को सही से जज नहीं कर पाता। या डे नाइट मैच हो रहा है तो फ्लड लाइट के सामने से गेंद आ रही है तो कभी कभी ऐसे देखा तो आंख में चौंध उत्पन्न हो जाती है। उस चौंध से बचने के लिए ही उसने वो सन ग्लासेस यूज़ किए हुए, ठीक। तो वास्तव में वो कैच इसलिए नहीं छूटा, ठीक, कि उसने सन ग्लासेस लगाए। सन ग्लासेस लगाने से तो उसको कैच लेने में और ज़्यादा सहायता होगी, ठीक। वो तो कैच उसने अपने टैलेंट के कारण छोड़ दी, उतना टैलेंटेड था कि उसने छोड़ दी, बाकी उसमें सन ग्लासेस का कोई रोल नहीं है, बल्कि वो उसको कैच लेने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो लाइट, फ्लड लाइट या सन लाइट की ग्लेयर से उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक। 3D मूवीज़
आप जब जाते हैं 3D मूवी आजकल खूब आ रही है, ठीक है, देखने जाते हैं तो आपको एक चश्मा दिया जाता है, ठीक है, उसमें भी पोलराइड फिल्म लगी रहती है, ठीक है। तो पोलराइड फिल्म का यूज़ 3D मूवीज़ देखने में भी किया जाता है, ठीक। इन मोटर कार्स में क्या होता है, जैसे रोड पर गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, ठीक, तो एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, रात में इसने अपनी हेडलाइट जला रखी है, तो हेडलाइट की लाइट जो है जब उसके सामने से आ रही गाड़ी की इस क्या कहते हैं सामने वाले फ्रंट ग्लास को पार करके उसकी आंख में आती है, तो उसकी आंख में चौंध उत्पन्न हो सकती है, जिससे गाड़ी चलाने ड्राइवर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मोटर कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें जो ग्लास लगा होता है उसमें भी पोलराइड फिल्म लगाते हैं, और जो कार का जो फ्रंट ग्लास होता है विंड स्क्रीन, ठीक है, उसमें भी पोलराइड फिल्म चढ़ी रहती है। इसलिए कार का जो फ्रंट ग्लास होता है, ठीक, वो थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि उसमें पोलराइड फिल्म लगी रहती है। आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो उसका फ्रंट ग्लास जो है वो तोड़ दो, ज़्यादा महंगा मिलता है, ठीक, ऐसा नहीं करना, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो हेडलाइट है उसकी पोलराइड फिल्म को, मान लीजिए हमने उसमें जो ग्लास लगा उसकी पोलराइड फिल्म को वर्टिकल से 45 डिग्री हमने इधर की ओर टिल्ट किया हुआ है, तो सामने से आ रही कार पे जो पोलराइड फिल्म लगी होगी उसकी जो पोलराइजिंग डायरेक्शन होगी, ठीक है, ध्रुवणज, वो वर्टिकल से 45 डिग्री इधर की ओर टिल्ट होगी। तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। भाई एक को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री इधर की ओर मोड़ रखा है, मान लो हेडलाइट में जो कांच लगा उसकी, और जो कार की जो फ्रंट ग्लास होता है उसमें वर्टिकल से इधर की ओर रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। अब सामने वाली कार की हेडलाइट से जो लाइट बाहर आ रही है उसमें वाइब्रेशन किधर हो रहे होंगे, उसमें वाइब्रेशन उसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन के पैरेलल, और उसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन वर्टिकल से ऐसे है, तो इस डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रहे होंगे। और जब ये सामने वाली कार पर गिरते हैं तो सामने वाली कार की जो फ्रंट ग्लास है वो भी पोलराइड फिल्म लगी है और उसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन ऐसे है वर्टिकल से, तो ये इस पर क्रॉस्ड परपेंडिकुलर गिरते हैं, और परपेंडिकुलर गिरने के कारण ये लाइट कार के अंदर इंटर करती नहीं है, जिससे कार जो चला रहा है उसकी आंख में कोई चौंध उत्पन्न नहीं होती। ठीक, क्लियर है। इन माइक्रोस्कोप होता क्या है कि कभी कभी बहुत छोटे पार्टिकल को देखने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन से ही दिखाई देते हैं। तो उस स्मॉल पार्टिकल पर जब कोई लाइट गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो माइक्रोस्कोप में जब एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन कारण हो सकता है चौंध उत्पन्न हो, तो माइक्रोस्कोप के से वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे। तो उसके लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगे होते हैं उस पर भी पोलराइड फिल्म हम लोग लगा देते हैं, ताकि स्मॉल ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी ग्लेयर को खत्म करने के लिए, उसकी चौंध को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। इन एनालाइजिंग क्रिस्टल्स को देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ होता है, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये पोलराइड फिल्म के एप्लीकेशन, इसके यूज़ हो गए। वास्तव में जहाँ भी इसका यूज़ होता है तो वो एक तरीके से प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए ही होता है। ठीक, कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये पोलराइड फिल्म लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बादलों की फ़ोटो खींचनी है, बादलों फोटो ऊपर खींचेंगे, कोई लाइट से कोई चौंध उत्पन्न ना हो, ठीक, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगी, तो इसके लिए पोलराइड फिल्म उसमें भी लगी होती है। ठीक, तो ये प्रकाश की चौंध, ठीक है, लाइट की ग्लेयर से बचने के लिए पोलराइड फिल्म का ज़्यादातर जगह यूज़ होता है। ठीक, तो ये आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट चैप्टर जो है ये मैंने पूरा खत्म कर दिया है। अब आप लोग इसको नोट्स से तैयार कर लीजिए। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो मेरा दोनों लेक्चर देख करके फिर अपनी बुक की सहायता से अपने नोट्स बना लें। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब इसका एक वीडियो हम भी इसका और बनाएंगे, पोलराइजेशन का 3rd वीडियो, जिसमें हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बता देंगे। और इसके न्यूमेरिकल बहुत कठिन नहीं है, 6-7 न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे, तो आपसे अपने आप ही सारे निकल आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगला वीडियो जो होगा इसका वो लास्ट न्यूमेरिकल वीडियो होगा। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर में अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।